जय श्री राम। ये वीडियो जिनका पेपर है HI06 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी यूट्यूब पे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा का सारा 100% जो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है वो इसी वीडियो के अंदर से आएगा। ये बात विश्वास के लिए जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको अच्छी तरीके से मालूम है। जो मैं बताता हूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। इस अध्याय के अंदर हम टोटल आपके 20 अध्याय हैं, उन 20 अध्यायों के बारे में जान लेंगे, उनका संक्षेप जान लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, जो आपके एग्जाम के अंदर आए वो पूरे में से पूरे कर पाओ। शर्त सिर्फ 2 है कि इस वीडियो को बोरिंग चाहे कितना भी वीडियो ये लगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। 1 से लेके लास्ट मिनट तक इस वीडियो को पूरा देखना है। 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है। चाहे कितना भी वीडियो बोरिंग लगे, चाहे कुछ समझ में नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको A to Z तक। और दूसरी बात क्या है, सिर्फ अपने तक ही ज्ञान सीमित नहीं रखना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। इसके साथ साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 100% गारंटी दे देता हूँ, किसी और वीडियो को देखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। चाहे पूरे साल पढ़े या नहीं पढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बस इस वीडियो को आराम से देख लो, पूरा का पूरा आपको किताब का सारांश समझा दूंगा। टोटल आपके 20 अध्याय है। ये है खंड 1। इस खंड 1 के अंदर हम आपके 1 अध्याय से लेके 5 अध्याय के बीच सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इतना जान लेंगे, ऐसा जान लेंगे ना, फिर आप जान पूछ कर भी भुला भी नहीं पाओगे और एग्जाम के अंदर टॉप करके आओगे। खंड 2 के अंदर हम 6 अध्याय से लेकर 10 अध्याय के बीच, खंड 3 के अंदर 10 अध्याय से लेकर 15 के बीच, और खंड 4 के अंदर 15 से लेकर 20 अध्याय के बीच पूरा का पूरा संक्षेप जान लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और खंड बाई खंड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर से मैं आपको कह देता हूँ, आपसे मैं वादा करता हूँ, आपका 20 अध्यायों के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये 20 अध्याय ऐसे समझा दूंगा जैसे एक छोटे बच्चे को ABCD समझाते हैं, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता है, वैसे ही आप इनको नहीं भूल पाओगे। इतनी अच्छी की तरह से समझा दूंगा। बस शर्त यह है कि बिना स्किप किए आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है। पहला अध्याय है आपका पुनर्जागरण। इसकी परिभाषा बतानी है, कारण, कला, साहित्य व विज्ञान में क्या विकास है, इसके बारे में जानेंगे। देखो साथियों, इसके अंदर 5 पॉइंट है। सबसे पहले तो पुनर्जागरण की परिभाषा जाननी है, दूसरा इसका कारण क्या था, तीसरा इसकी कला में क्या योगदान था, चौथा और पांचवा एक साथ है वो साहित्य और विज्ञान में क्या विकास था। सबसे पहले पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। किसी भी चीज का पुनर्निर्माण करना या उसका पुनर्जन्म करना ही पुनर्जागरण है, पुनर्त्थान है, ठीक है। यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था, कौन सा, पुनर्जागरण काल, जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला था। यह मध्ययुगीन सोच से आधुनिकता की ओर बदलाव था, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन में एक नया उत्साह देखा गया। प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान को फिर से खोजने की इच्छा से प्रेरित पुनर्जागरण ने रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे आधुनिक समाज की नींव पड़ी। ठीक है साथियों, समझ गए आधुनिक पुनर्जागरण की परिभाषा। अब जानते हैं इसके कारण। प्रमुख रूप से पहला कारण था प्राचीन ग्रंथों का पुनरुत्थान। मध्ययुगीन काल में खोई हुई प्राचीन यूनानी और रोमन कला, साहित्य और दर्शन की पांडुलिपियों का पुनः अध्ययन पुनर्जागरण को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण था मानवतावाद का उदय। मानवतावाद जो मानव तर्क, स्वतंत्रताओं पर जोर देता है, पुनर्जागरण के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा कारण था व्यापार और शहरीकरण। इटली में व्यापार और शहरीकरण के विकास ने कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए धन और अवसर प्रदान किए। चौथा क्या था, चौथा था साथियों कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। ठीक है, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद विद्वान इटली भाग गए और अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों की पांडुलिपियां लाए थे। छठा कारण था छापे खाने का आविष्कार। जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं शताब्दी में छापा खाने के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार को और तेज कर दिया। ठीक है साथियों, ये पुनर्जागरण के कारण थे। अब हम जानेंगे पुनर्जागरण में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास कैसे हुआ। कला का विकास कैसे हुआ। पुनर्जागरण कला विशेष रूप से इटली में यथार्थवाद परिप्रेक्ष्य को संतुलन पर जोर देती थी। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलाकारों ने कला में क्रांति ला दी। ठीक है, साहित्य का विकास कैसे हुआ। पुनर्जागरण साहित्य में शेक्सपियर, दांते और पेट्रोक जैसे लेखकों ने साहित्य रूपों में शैलियों को विकसित किया। और विज्ञान का कैसे हुआ। विज्ञान का विकास हुआ पुनर्जागरण ने खगोल विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति देखी। गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस और एंड्रियास वेसालियस जैसे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ हमने आपके अध्याय 1 को कवर किया। अध्याय 1 अंदर हमने क्या पढ़ा, पुनर्जागरण की परिभाषा पढ़ी, कारण पढ़े, फिर कला, विज्ञान और इसका साहित्य के अंदर क्या क्या विकास रहा उसके बारे में पढ़ा।
ठीक है, ये होता है इसके साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट। अब इसका जानते हैं सारांश, संक्षेप, मतलब पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जो आज भी आधुनिक समाज को प्रेरित करता है। इससे मध्ययुगीन सोच ने आधुनिकता की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया है और आधुनिक विश्व की नींव रखी है। अब जानते हैं साथियों आपके अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, री इन्फॉर्मेशन, पश्चिमी यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च में व्यापक बुराइयों को दूर करना था और ईसाई धर्म में सुधार लाना था। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन लाए। सीधा सीधा आपको शॉर्टकट अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर समझाऊं कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था। तो पश्चिमी यूरोप था, वहाँ पे 15वीं मतलब 16वीं शताब्दी 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व के जो बीच का समय था, वहाँ पे सामाजिक रूप और धार्मिक रूप से जो आंदोलन हुए थे उन्हें धर्म आंदोलन के रूप से जाना गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो वहाँ के जो ईसाई लोग थे उनके चर्च में जो बुराइयां थी, जो असमानताएं थी, उनको दूर करना था। और इस आंदोलन ने धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई। इससे भारत पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा था, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। धर्म सुधार के मुख्य बिंदु कौन से थे, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं शुरुआत, फिर जानने के कारण। 16वीं शताब्दी में विशेष रूप से 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म या जर्मनी में धर्म आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने। कब? 1517 ईस्वी के अंदर। ठीक है साथियों, उन्होंने चर्च द्वारा जारी किए गए समापत्रों का विरोध किया और 95 सिद्धांतों के चर्च के सामने रखा। दूसरा कारण क्या था? सबसे पहला था धार्मिक भ्रष्टाचार। धर्म में भ्रष्टाचार, विलासिता और सत्ता का बोलबाला था। पॉप और पादरियों का जीवन विलासितापूर्ण यानी अमीरी के साथ और मजे से कट रहा था, जबकि आम जनता गरीबी, उत्पीड़न का जीवन भी जी रही थी। दूसरा कारण था मानवतावाद। पुनर्जागरण के प्रभाव से मानवतावाद का विकास हुआ, जिसने चर्च की सत्ता को चुनौती दी और व्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्क संगतता पर जोर दिया। फिर है मुद्रालय। तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था धर्म सुधार का, धर्म आंदोलन का, मुद्रालय का विकास। मुद्रालय के विकास से विचारों का प्रसार आसान हो गया, जिससे लूथर के विचारों को व्यापक रूप से प्रशासित किया गया। ये हमने जाने धर्म आंदोलन के बारे में और उसके कारण। अब जानेंगे इसके परिणाम क्या निकले। पहला परिणाम निकला, चर्च का विभाजन हो गया। जहां पर भी धर्म युद्ध होते हैं वहां पर विभाजन होना निश्चित होता है। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म को 2 मुख्य भागों में बांट दिया गया। 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों के बीच में विभाजन होना मुख्य रूप से निश्चित हो जाता है। वहीं यहाँ पर हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया। जो गुलाम थे, जो इसके अंडर में आते थे, वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणाएं कर दी। राजाओं और शासकों को चर्च से स्वतंत्र तो हो रहे और अपने अपने राज्यों को मजबूत करने में मदद मिली। तीसरा था धार्मिक युद्ध। धर्म सुधार के कारण धार्मिक युद्ध भी हुए, जिससे यूरोप में अशांति और संघर्ष का माहौल बना। ये परिणाम निकले। और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर, जॉन वेल्सी और किंग हेनरी। इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उस समय धर्म आंदोलन के समय उभर कर आए थे। मार्टिन लूथर क्या काम किया था? जर्मनी के धर्मशास्त्री जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? मार्टिन लूथर ने। और जॉन कैल्विन कौन था? फ्रांसीसी धर्मशास्त्री था जिन्होंने कैलिनवाद की स्थापना की। तीसरा कौन था? किंग हेनरी अष्टम, जिसने इंग्लैंड के राजा हैं जो अभी, जिन्होंने एक लिंग चर्च की स्थापना की थी। किसकी? एलिंगटन की। ठीक है साथियों, इसी के साथ अब जानते हैं कि धर्म आंदोलन पे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो धर्म आंदोलन हुआ था उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ था भारत में भी। इन आंदोलनों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। अब जानते हैं आपका दूसरा अध्याय कौन सा है? धर्म आंदोलन, उसका संक्षेप। उससे पहले आपको बता देता हूँ, दूसरे अध्याय के अंदर हमने क्या जाना? धर्म आंदोलनों के कारण जाने, उसके परिणाम क्या निकले वो जाने, और यूरोपियों पे उसका क्या महत्व था वो जाना। संक्षेप के अंदर आप जानना चाहो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए दूसरे पार्ट का, तो ये आप लिख सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने यूरोप और उसके बाद दुनिया को बदल दिया है। इसने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन लेके आए हैं। ये होता है आपका दूसरा अध्याय कंप्लीट। तीसरा अध्याय है वाणिज्यवाद एवं औद्योगिक क्रांति। ये साथियों कैसे काम करती है? बुआ का लड़का और मामा का लड़का। ठीक है, इतना फर्क है वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति में। वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति 2 अलग अलग ऐतिहासिक अवधियां हैं, अलग अलग समय पर आई, लेकिन वे एक दूसरे से संबंधित है। जैसे बुआ
और मामा का लड़का। वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धांत था, पेयों से रिलेटेड काम था, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रभावी था। ध्यान रखना, वाणिज्यवाद कब आया था? 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। और औद्योगिक क्रांति आई थी वो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच आई थी। वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था और औद्योगिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो हम आगे पढ़ते हैं। पहले समझेंगे हम वाणिज्यवाद और फिर समझेंगे हम औद्योगिक क्रांति और उसके बाद दोनों के बीच अंतर समझ लेंगे। ठीक है साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो और पार्ट 2 के लिए इसको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले वाणिज्यवाद को समझ लेते हैं। वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली थी जिसमें सरकारें राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार और वाणिज्य में हस्तक्षेप करती थी। वाणिज्यवाद में क्या था? आर्थिक प्रणाली को बढ़ाने के लिए सरकारें थी जो व्यापार और वाणिज्य में अपना घुसपैठ करती थी, अपनी अंगुली अड़ाती थी। इस प्रणाली में देशों का लक्ष्य निर्यात को बढ़ाकर आयात को कम करके अधिक से अधिक सोना और चांदी जमा करना था। देखो साथियों, आज भी हम ना विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है वो सोने से किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई कैन स्पीक यू। ठीक है, आप कुछ बोलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आज भी अपने विश्व स्तर पर जो चीज़ें जो व्यापार होता है वो सोने के द्वारा ही होता है। तो उस टाइम पे यही प्रणाली उन्होंने अपनाई थी यूरोप के देशों ने कि भाई अपना माल ज़्यादा बेचो और बाहर से कम खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करो। वाणिज्यवाद ने उपनिवेशवाद और व्यापारिक नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे यूरोपीय शक्ति को अपने उपनिवेशों से कच्चे माल प्राप्त करने और अपने निर्मित वस्तु के लिए बाजार स्थापित करने में मदद मिली। तीसरा सबसे बड़ा वाणिज्यवाद का क्या चीज़ था? जो यूरोप के देश थे, जो औपनिवेशिक जो गुलाम देश थे, वहाँ से कच्चा माल लेते और यहाँ से थोड़ा बहुत सही करके वापस यहीं पर ठोके यहीं पर बेच देते, इससे इनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। अब जानेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी अवधि थी जिसमें विनिर्माण और प्रौद्योगिकी की स्थिति में बदलाव हुआ, जिससे कृषि समाज और औद्योगिक समाज में परिवर्तन। मतलब औद्योगिक क्रांति में विनिर्माण व घटिया वस्तुओं को वापस निर्माण किया गया था। इस क्रांति ने भाप इंजन, बिजली और अन्य नई तकनीकों के विकास को देखा, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन और शहरीकरण में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव लाए, जिसमें नए वर्ग, नए व्यापारिक संबंध और नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। अब हम जानेंगे वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति के बीच संबंध क्या है। ठीक है साथियों, वाणिज्यवाद ने औद्योगिक क्रांति के आधार तैयार करने में मदद की है। वाणिज्यवाद पहले आया, फिर इसका बेटा औद्योगिक क्रांति आई। दूसरा, औद्योगिक क्रांति से पहले वाणिज्यवाद ने यूरोपीय देशों को धन संसाधन जमा करने में मदद की, जिसका उपयोग बाद में औद्योगिक विकास में हुआ था। मतलब औद्योगिक क्रांति पहले आई थी, जिसने औद्योगिक क्रांति से पहले वाणिज्यवाद आया, जिसने यूरोप महाद्वीप के देश थे, इंग्लैंड वगैरह, उसको संसाधन इकट्ठा करने में मदद की। वाणिज्यवाद ने व्यापारिक मार्गों और उपनिवेशों के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल और बाजारों तक पहुंचना आसान हो गया। वाणिज्यवाद ने राज्य मार्गों का निर्माण किया, जिससे कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना और इंग्लैंड से वापस औपनिवेशिक देशों में बेचने में आसानी हुई। औद्योगिक क्रांति के दौरान वाणिज्यवाद की कुछ पहलुओं को चुनौती दी गई है, जैसे कि सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप और व्यापारिक नीतियों का प्रभाव। संक्षेप के अंदर इसे जानना चाहें तो वाणिज्यवाद एक ऐसी प्रणाली थी जिसने औद्योगिक क्रांति के लिए एक मंच तैयार किया, जबकि औद्योगिक क्रांति ने वाणिज्यवाद के कुछ पहलुओं को बदल दिया और एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। इसके साथ ही हमने आपके तीसरे अध्याय को कंप्लीट जान लिया। तीसरे अध्याय के अंदर हमने क्या जाना? वाणिज्यवाद को जाना एंड उसी के साथ औद्योगिक क्रांति को जाना। अब जानते हैं हम आपके चौथे अध्याय के बारे में। चौथा अध्याय है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अमेरिकी क्रांति भी कहा जाता है, ये 1775 से लेकर 1783 तक चला एक सशस्त्र संघर्ष था। इस युद्ध में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने संघर्ष किया। अमेरिका महाद्वीप के 13 राष्ट्रों ने इसका शस्त्रों के द्वारा इंग्लैंड का बहिष्कार किया। कारण क्या थे, युद्ध क्या थे, इसके परिणाम क्या निकले, इस सबको जानने से पहले आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना और डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल में भी मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर मिल जाएंगे आपको। नीचे देखना डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्लॉग चैनल की लिंक होगी। मैंने नया आपके कहने से व्लॉग चैनल बनाया है साथियों, उस व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना और व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टा पे फॉलो करके दोनों का स्क्रीनशॉट मुझे डाल देना अपने व्हाट्सअप नंबर पर और मैं हाथों हाथ आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा विद इन 5 मिनट के अंदर। साथियों, व्लॉग चैनल को सपोर्ट करना, मैं अभी तक एक वीडियो नहीं डाला, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे आपको, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, व्लॉग चैनल बनाने का एक ही रीज़न था कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जान पाऊँ। ठीक है, इसके कारण क्या थे? अमेरिका उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष था, विशेष रूप से कर और व्यापार नीतियों को लेकर। युद्ध के परिणाम क्या थे? 1775 में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सेना से लड़ाई की थी। इसके परिणाम क्या निकले थे? 1783 में पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया था, जिसमें ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान कर दी।
महत्व क्या था? अमेरिका क्रांति ने एक नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की और दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को प्रेरित किया। विस्तार से समझते हैं इसको साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक कर दो, इतनी कंजूसाई नहीं करनी है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि पार्ट 2। जैसे ही मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। वादा करता हूँ आपका 6 अगस्त का एग्जाम है ना, उससे पहले 2 बजे से पहले सारे वीडियो डाल दूंगा, 4 के 4 खंड। बस शर्त एक है कि हर वीडियो के पीछे कम से कम 50 से 60 कमेंट होने चाहिए कि पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। नहीं तो साथियों फिर मेरी भी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा और अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, विस्तार से समझते हैं। 1775 से लेकर 1783 तक अमेरिका उपनिवेशिक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। कितने सालों तक संघर्ष किया था? 8 सालों तक, जिसे अमेरिका क्रांति या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई अन्यायपूर्ण कर और व्यापारिक नीतियां थी, जिन्होंने उपनिवेशिक के निवासियों को असंतोष पैदा कर दिया था। ठीक है साथियों, 1775 में ब्रिटिश और अमेरिका उपनिवेशिकवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। अमेरिका क्रांतिकारियों ने महाद्वीप सेना का गठन किया, जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। 1776 में अमेरिका उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया। युद्ध के दौरान अमेरिका सेना को फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड जैसे देशों से समर्थन मिला। 1781 में अमेरिका सेना यॉर्कटाउन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को निर्णायक रूप से हराया। 1783 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अमेरिका का परिणाम न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना थी, बल्कि इससे दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को प्रेरित किया। यह क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिससे उपनिवेशवाद, जो गुलाम राज्य थे, जो साम्राज्यवाद राज्य थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष को छेड़ दिया, जिससे वो अपनी आज़ादी पा सके। उसमें भारत भी शामिल था। इसी के साथ साथियों हमने आपका 4th अध्याय कंप्लीट किया, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। 5वां अध्याय है नेपोलियन युग। नेपोलियन युग 1799 से लेकर 1815 तक फ्रांस और यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और पतन शामिल है। इस दौरान नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ता संभाली और यूरोप में अपना प्रभाव विस्तार करने की कोशिश की। नेपोलियन युग की मुख्य बातें कौन कौन सी थी वो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेपोलियन का उदय। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ता संभाली, पहले प्रथम कौंसल के रूप में और फिर 1807 में सम्राट के रूप में नेपोलियन ने सत्ता संभाली। किसकी? फ्रांस की। साथियों याद रखना 1775 से लेकर 83 तक स्वतंत्रता संग्राम चला था। किसका? अमेरिका का। दूसरा था नेपोलियन युग। नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों के साथ युद्ध लड़े, अपने साम्राज्य के विस्तार करके फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाया। ठीक है, वाटरलू का युद्ध 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, जिसके बाद उन्हें एल्बा और फिर सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। नेपोलियन का पतन कैसे हुआ? 1815 में वाटरलू में हार के बाद नेपोलियन का शासन समाप्त हो गया और यूरोप में एक नया राजनीतिक संतुलन स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस बुलाई गई थी। नेपोलियन युग का प्रभाव क्या पड़ा? नेपोलियन युग ने यूरोप के इतिहास और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इस युग में हुए युद्धों और राजनीतिक परिवर्तन ने यूरोप के नक्शे को बदल दिया और आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। नेपोलियन की युग के प्रमुख पहलू कौन कौन से थे वो जानते हैं। पहला है क्रांति का प्रभाव। नेपोलियन युग को फ्रांसीसी क्रांति के चौथे और अंतिम चरण के रूप में देखा जाता है। दूसरा है कानून संहिता। नेपोलियन ने फ्रांस में एक नई कानून संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, जो आज भी कई देशों में लागू है। यूरोप में बदलाव। नेपोलियन ने यूरोप में कई देशों पर शासन किया और अपने परिवार के सदस्यों को ही सत्ता पर बैठा दिया। सैन्य कौशल। नेपोलियन को इतिहास के महानतम सैन्य रणनीतियों में से माना जाता है। साथियों 5वें अध्याय के अंदर हम नेपोलियन के बारे में पढ़ा। इस प्रकार आपके संक्षेप के अंदर हमने 5 अध्यायों का वर्णन कर लिया है। इसी प्रकार पीछे 15 अध्याय और पढ़े, इसी द्वारा कहानी के द्वारा आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना ताकि आपको पूरा एजिटेट समझ में आ जाए। एंड पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करके मेरे को अपने व्हाट्सएप नंबर पर दोनों का स्क्रीनशॉट डाल दो और आप लोग सपोर्ट करो। इस वीडियो को आगे शेयर करो। मैं हाथों हाथ आपको पीडीएफ भेज दूंगा विद इन 10 मिनट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू माय ऑल डियर गाइज। मुझे सिर्फ कमेंट करो पार्ट 2, मैं जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे कंजूसों मिनको।